चलिए, तो भाज्य भाज्य क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बस ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरे साल और मैथ को एकदम खिलौना बना के आपके हाथ में दे दूंगा, जैसे चाहो वैसे ही मोड़ लोगे। ठीक है, तो बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, टाइम लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे उस हिसाब से। अब ये मत सोचना है टाइम लेंगे पेपर आ गए हमने सिलेबस नहीं कराया, ऐसा भी नहीं है। इतनी भी पागल यार कोई तरीका थोड़ी है। टाइम से पहले खत्म करा कर देंगे भाई साहब, इतना पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस जितने भी अपने क्लास के स्टूडेंट ना सबको जोड़ लो भैया। इतना बेहतरीन मैथ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ लो यार। उस लेवल से पढ़ाऊंगा, दीवाने कर दूंगा मैथ के, आसपास के बच्चों को पढ़ा दोगे ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भाज्य खत्म, अभाज्य खत्म। अब इसके बाद आएगी एक थ्योरम जिसको हम समझेंगे। अब कहो सर थ्योरम आप अब क्यों समझा रहे हैं? सबसे पहले थ्योरम आपने क्यों नहीं समझाई सर जी? तो भाई वो इसलिए नहीं समझाई कि जी जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ इतनी देर से, इन चीज़ों का यूज उस थ्योरम के अंदर होने वाला है। अगर आपको यही नहीं पता होता तो थ्योरम पूरी तरह कैसे समझ में आती रही मेरे लाला? इसीलिए। ठीक है, तो चीज़ों को, जिन चीज़ों की समझने के लिए पहले हमें और चीज़ों की आवश्यकता है, हम उन्हें पहले जुटा लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपकी हो गई भैया जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब एक थ्योरम है भाई। अब ये थ्योरम कौन सी है? ये है बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज रहनी चाहिए इंग्लिश की भी। तो ये कहती क्या है भैया? देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज है, टेंशन मत लेना, आराम से समझ में आएगी। भाई ये क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है भाई कि मेरे पास कोई भाज्य संख्या है। कोई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन सी होती है समझ गए? अभी मैं समझाया था, फिर संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं भाज्य होती हैं। तो ये कहती है कोई भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम गुणनखंडित कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है समझा दिया सबसे पहले ही। कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम गुणनखंडित कर सकते हैं, उसको छोटी छोटी संख्याओं में ब्रेक कर सकते हैं। किसको? कोई भाज्य संख्या को। कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो तो यही कहती है थ्योरम भैया कि कोई भाज्य संख्या है उसको हम गुणनखंडित कर सकते हैं, और वो जो उसके गुणनखंड होंगे वो अपने आप में अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम, किसी कोई भाज्य संख्या है बड़ी, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको फिर हम और नहीं तोड़ सकते, और ज़्यादा गुणनखंडित नहीं कर सकते। तो उन्हीं को, यही होती है बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देता हूँ उसको डेफिनेशन में। ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। भाई कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसको ब्रेक करना, तोड़ देना। तो भाई कोई संख्या है भाज्य तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यही तो ये कह रही है, ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये क्या कह रही है कि कोई संख्या है भाज्य, जैसे 16 है, 20 है, 12 है, 10 है, 9 है। भाज्य कौन कौन सी समझ गए? तो वही है, उनको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। ये कह रही है भाई, उसके टुकड़े कर सकते हैं, ये कह रही है। क्लियर? तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो गुणनखंड होंगे, ये जो गुणनखंड होंगे जिसमें हमने लिखा है, ये अपने आप में अद्वितीय होंगे। ये अद्वितीय होंगे। अब ये अद्वितीय क्या बीमारी है भैया? तो अद्वितीय का मतलब समझ लीजिए आप पहले। अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा जिस जैसा कोई और ना हो। अद्वितीय एकदम यूनिक भैया, भगवान का बनाया हुआ पीस, इस जैसा कोई और होगा ही नहीं। समझे? अद्वितीय मतलब ऐसा, कोई भी चीज ऐसी अद्वितीय, हम किसी को भी अद्वितीय कह सकते हैं, लेकिन वो है हो ऐसी कि वो जैसा फिर कोई और हो ही ना, वही अद्वितीय है। अकेला है ऐसा दुनिया में, इसके अलावा कोई और ऐसा है ही नहीं। होता है ना कोई अरे यार ये पड़ोसी, यार ये लड़का तो ऐसा है यार, जैसा कोई है ही नहीं, इतना बदतमीज है, इतना अच्छा है। यार बदतमीजी इधर भी क्यों सोच रहे हो? अच्छा भी तो हो सकता है, कोई होता है भाई, इतना अच्छा है कि उस जैसा कोई अच्छा है ही नहीं। कोई इतना खराब है भैया कि उस जैसा कोई खराब ही नहीं है, इतना घटिया लड़का है। तो बोल देते हैं ना यार ये लड़का तो इतना, इस जैसा कोई नहीं होगा यार,
तो मतलब वो यूनिक हो गया भैया, यूनिक पीस है वो, उसे उठा के रख लो, यूनिक पीस है वो। समझ में आया नहीं आया? तो कोई भी चीज ऐसी हो कि उस जैसा कोई और हो ही ना, वही यूनिक कहलाता है, उसी को हम यूनिक कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, उस जैसा और कोई हो ही ना, उसकी कॉपी भी ना हो भाई, सिंपल इकलौता पीस, इकलौता पीस। ठीक है, वही होता है यूनिक। क्लियर? तो अद्वितीय मतलब कि कोई इस जैसा दूसरा ना हो। तो अगर कोई भाज्य संख्या है, हमको ये कहती है कि कोई भाज्य संख्या है, उसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और वो जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे, मतलब उन जैसा कोई और नहीं होगा, उनको और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्लियर? ये कहती है बस। तो यही होती है भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं कि यार बड़ा क्या पता नहीं थ्योरम होगी मैथ में यार, कैसे याद, नहीं, कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल। ये कहती है कि कोई भाज्य संख्या है जी, सिंपल भाषा में सुन लो पहले, नहीं कोई भाज्य संख्या है, हाँ, उसको हम तोड़ सकते हैं, हो गई खत्म। कोई भाज्य संख्या है उसको हम तोड़ सकते हैं, और वो टुकड़े होंगे उनको और नहीं तोड़ सकते, हो गई खत्म। और थोड़ा सा पढ़ी लिखी भाषा में आ जाओ, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो अपने आप में अद्वितीय होंगे, उन जैसा कोई और नहीं होगा, और उनको और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, बस अब मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास कोई भाज्य संख्या लेनी है, ध्यान रखो संख्या कैसी हो, भाज्य। तो कोई भाज्य संख्या ले ली मैंने 12, ठीक है, तो 12 के अब अभाज्य गुणनखंड करो, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? जो इसको पूरा पूरा काट देंगे, जो इसको पूरा पूरा काटेंगे। जैसे 12 के मैंने फैक्टर करे, 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो भाई 12 के जो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो ये देखिए, ये 2 एक ही तो है, मतलब है तो दो जगह 2, लेकिन होगा तो एक ही इंसान, क्या दो आदमी अलग अलग 2 है? तो एक ही 2 लिखा 2 जगह है। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम एक हैं, कौन कौन से हैं? तो एक तो 2 हो गया, और एक 3 हो गया, और एक 1 हो गया। तो यही अभाज्य गुणनखंड है। अब मैंने कहा था कि इनको और ज्यादा क्यों नहीं तोड़ सकते, तो ये बताओ भैया, 2 को तुम और तोड़ सकते हो? 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। डेफिनेशन के किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य तो है, देखो 2 क्या अभाज्य नहीं है, 3 क्या अभाज्य नहीं है, 1 क्या अभाज्य नहीं है ना अभाज्य। यही तो डेफिनेशन है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो 12 को ये अभाज्य तो गुणनखंड है, ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, अभी बताया था। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 ना भाज्य ना अभाज्य, और 1 को हमारा लिखना है बेकार है, क्यों? क्योंकि 1 को 3 में करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए? 2 और 3 हो गए, और ये 2 और 3 कैसे हैं? अभाज्य हैं, और इनको और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हमने 12 को तोड़ लिया, 2 गुणा 3, ऐसे ही क्या मैं 2 को और तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 को और तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख तो दिया, यह अभाज्य तो है। यही इसके क्या है? यही कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब कोई भी भाज्य हो सकती है, 20 ले लो, 20 ले लिया भैया मैंने, 20 के गुणनखंड करे हमने, 20 के करे, 2 दाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, क्या हो गए 20 के गुणनखंड? 2 गुणा 5। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? भाई 20 कैसी संख्या है? भाज्य, और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख तो दिए। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन गुणनखंडों में कोई भाज्य आ जाए, भाज्य नहीं आ सकता। जब भी आप किसी संख्या के गुणनखंड करेंगे तो वो अभाज्य ही होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं वो सब अभाज्य होते हैं, उनमें कोई भी भाज्य नहीं होता है। और यही कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और वो अभाज्य गुणनखंड अपने आप में यूनिक होंगे। क्या 2 के अलावा और भी दुनिया में कोई 2 है? भाई अकेला तो 2 है पूरी दुनिया में। क्या कोई और फोटोकॉपी 2 पाया जाता है तुम्हारे पड़ोस में आसपास के 2 होता है? वो बता दो भाई। जैसे एक्टर्स के फोटोकॉपी होते हैं, एक्टर्स के वो मिल जाते हैं हमशक्ल, और यार इसका हमशक्ल तो वो वाला हीरो है, उसकी अरे इस हीरोइन की हमशक्ल तो वो वाली लड़की लगती है। क्या भाई 2 का हमशक्ल तुमने आज तक कहीं देखा है? 2 यूनिक है भैया, 2 के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा 2 है ही नहीं। 5 यूनिक है भैया, 5 के अलावा कोई और कोई 5 दुनिया में है ही नहीं। तो क्लियर, डेफिनेशन के साथ क्लियर ना? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होंगे और अभाज्य हैं, और ये अपने आप में अद्वितीय होंगे, इनके अलावा इन जैसा कोई और नहीं होगा।
यही कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपकी प्रमेय समाप्त। क्लियर? चलिए ठीक है। अब इसके बाद आएंगी आपकी एलसीएम और एचसीएफ। ये दो चीज और समझ लो। आपकी पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आपको सीधे सीधे हम एक्सरसाइज पर लेके चलेंगे। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे यहां पर एचसीएफ के बारे में। HCF, ये HCF क्या है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, या और शॉर्ट में बोल दो तो मां सा पा भी हम बोलते हैं इसे। मां सा पा, जितने भी नाम हो सकते हैं सब लिख दिए मैंने, ठीक है। तो इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक भाई, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो देखिए महत्तम समापवर्तक होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसके हमने गुणनखंड किए, तो उन गुणनखंड जो भी संख्या होती है, किसी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, किन्हीं भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो जो उसमें उभयनिष्ठ घातें होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वही एचसीएफ होता है। जैसे मेरे पास कोई दो भाज्य संख्या है, कोई दो संख्या है मेरे पास, ठीक है, उनके मैंने दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए, तो अब उन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें चीज सेम क्या है, कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में पाई जाए, कॉमन मतलब जो दोनों में, कॉमन या उभयनिष्ठ एक ही बात है। कॉमन इंग्लिश, उभयनिष्ठ हिंदी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, और मैं भी आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। किन्हीं भाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी इसे बोलते हैं हम कॉमन, उभयनिष्ठ घातों के गुणनफल को, गुणनफल को HCF कहते हैं। HCF कहते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा है। अब देखिए जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, फिर समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन, यानी ऐसी चीज जो सभी जगह पाई जाए या सभी में हो, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ घातों के गुणनफल को HCF कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई दो संख्याएं, मान लीजिए एक तो 12 है, ठीक है, एक 12 है और एक है मेरे पास 42, दो संख्या है, इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड करे भाई 12 के, तो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। ऐसी 42 के किए फिर मैंने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा क्योंकि विषम संख्या, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 42 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिए 12 को हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ये तो कही थी फंडामेंटल थ्योरम कि किसी ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये तो कही थी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, वो अपने आप में यूनिक होंगे, तो वही किया हमने, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। ये भी भाज्य संख्या है, इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब अच्छा ये 2 गुणा 2 है, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1, और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 की घात 5 और 2 की घात 6, अगर ये आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रहा है, आधार एक जैसे हैं, इन्हें बोलते हैं आधार और इन्हें बोलते हैं घात। ये तो बात पता है भैया, बहुत छोटी बात है, इसे बोलते हैं हम आधार, और इसके ऊपर जो नंबर लिखा है इसे बोलते हैं घात। तो ये रूल होता है मैथ के अंदर कि आधार अगर समान हो, आधार देखो समान है, इसका इस यहाँ पर आधार देखें तो 2 है और यहाँ पर आधार देखें तो 2 है, और गुणा हो रहा है, आधार समान हो और गुणा हो रहा हो, तो ये जो घातें होती हैं ना ये आपस में जुड़ जाती हैं, ये मैथ के अंदर रूल होता है। देखिए 2 की घात 5 और 6 11 हो जाएंगे,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथ के अंदर, ठीक है, ये रूल होता है। तो यहां पर देखिए 2 की घात यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 की घात क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होती तो जब एक घात मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 की घात कितनी है, एक भी नहीं तो एक होगी, मतलब कुछ नहीं तो एक होगी। 2 की घात 1 और 2 की घात 1 आधार एक जैसे हैं जी, गुणा हो रहा है जी, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 1 2, और ये गुणा 3 की घात कितनी है, यहाँ पे एक कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। तो 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं और गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ 42 में, 2 कितने हैं, यहाँ पे अकेला ही 2 है तो 2 की घात 1 हो गई, गुणा 3 कितने हैं, अकेला 3 है तो 3 की घात 1 हो गई, 7 कितने हैं, अकेला 7 की घात 1 हो गई। तो इनको हम ऐसे और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करेंगे उभयनिष्ठ से। लीजिए, देखिए भाई, आपके पास 4 रुपए हैं और आपके पीछे भाई खड़े हैं, उनके पास भी 4 रुपए हैं। देखो कोई खड़ा है क्या पीछे, कोई नहीं है, तो खड़ा कर लो यार, क्या हो गया। 2 बच्चे हैं, आप हैं और आपके पीछे, या आपके बराबर में या आगे पीछे कहीं भी हो यार, क्या टेंशन ले रहे हो। 2 लोग हैं, एक के पास 4 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, ये ले लीजिए। एक के पास 4 रुपए हैं और एक के पास, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, एक के पास 4 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, ठीक है। या आप मान लीजिए 10 को गोली मार दो, 8 ले लो, 8 रुपए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मुझे दोनों से 4 रुपए चाहिए, 4 रुपए चाहिए दोनों से मुझे 4 रुपए चाहिए, फर्स्ट वाले से भी 4 रुपए लूंगा और सेकंड वाले से भी 4 रुपए लूंगा, क्या मुझे 4 रुपए मिल जाएंगे या नहीं, तो मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 रुपए फर्स्ट वाले के पास हैं, 4 रुपए वो दे देगा, और इसके पास 8 रुपए हैं तो ये 4 रुपए मुझे दे देगा। तो दोनों के पास 4 रुपए कॉमन है, 4 रुपए इसके भी पास हैं, 4 रुपए इसके भी पास हैं। ऐसी चीज जो दोनों के पास मिल जाए उसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 8 रुपए चाहिए, तो इसके पास तो 8 रुपए हैं, ये तो मुझे दे देगा, ये कहाँ से देगा भाई, इसके पास तो सिर्फ 4 ही रुपए हैं, तो ये नहीं दे पाएगा। तो फिर 8 उभयनिष्ठ नहीं होगा। 8 उभयनिष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि 8 दोनों के पास नहीं है। 4 उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि 4 दोनों के पास है। तो ऐसी चीज जो सबके पास मिल जाए या जिनमें हम देख रहे हैं उनके पास मिल जाए, वही उभयनिष्ठ होता है। ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो लेकिन दोनों में हो, ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो लेकिन दोनों में हो, वही उभयनिष्ठ होती है। इन मेरी बातों को ना नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, पूरे ऑफलाइन बैचों में नहीं मिलेंगे। इतनी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ऐसी संख्या जो दोनों जगह हो लेकिन सबसे छोटी हो, तो 4 सबसे छोटी है दोनों में। और देखो 4 यहाँ भी और यहाँ भी पाई जाएगी 4। भाई 8 के अंदर 4 है तो 4 गुणा 2, 8 को हम ऐसे लिख देंगे तो 8 के अंदर 4 है, तो अंदर छुपा हुआ था 4 दिख नहीं रहा था, अब दिख गया। 8 को हम 4 गुणा 2 कर सकते हैं, तो 8 के अंदर भी 4 है। तो देखो 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है, तो 4 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। सभी बच्चे के अंदर नाक होती है, मेरे अंदर भी नाक, मेरे पास भी नाक है, तो सब में कॉमन क्या हो गई, नोज। सब बच्चों के बाल होते हैं तो सबके साथ कॉमन क्या हो गए, बाल सब में कॉमन है। अब कोई एक टकला हो तो उसको मत ले आना बीच में, मेरे एग्जांपल में नहीं आ सकता वो टकला कोई है तो, ठीक है, बड़ा मत मानना मैं उसको टकला हो तो। अगर मैं कहूँ सबके पास ये क्या 1 2 3 4 उंगली का अंगूठा सबके पास है, ये सब में कॉमन हो गई, ठीक है। 10 लोग हैं, 10 लोगों को चावल खाना पसंद है, तो सब में कॉमन क्या है, चावल। सब भाई कहता है ना भाई 10 लोग एक रूम में रहना है, क्या बना लूँ भाई, बना ले भाई कोई कॉमन चीज बना ले, मतलब कि जो सब खा लें ऐसी चीज बना ले। तो चावल सब लोग खा लेते हैं, सपोज खा लेते हैं मान लिया, तो फिर कॉमन क्या हो गया, चावल। अब पता पड़े कॉमन चीज है चावल और बना ली किसी ने जो है और कुछ, तो भैया वो तो सब लोग नहीं खाते, तो वो कॉमन कहाँ हुआ। ऐसी चीज जो सब लोग खा लें, ऐसी चीज जो सबके पास मिल जाए, वही है। अगर मैं ये कहूँ 2 4 6 8, इनमें सब में कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, तो कॉमन मैंने क्या बताया, कॉमन ऐसी संख्या होती है जो सबके पास हो और सबसे छोटी हो। 2 सबसे छोटा है और 2 इसके पास भी मिल जाएगा, 2 इसके पास भी मिल जाएगा, 2 इसके पास भी मिल जाएगा, 2 इसके पास भी मिल जाएगा। तो एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी, एक 2 यहाँ भी, एक 2 यहाँ भी है। तो 2 सब में क्या है, 2 सभी के पास अवेलेबल है, तो 2 कॉमन है, सही है, उसे बोलते हैं हम कॉमन। तो यहाँ पर आ जाइए, बहुत देर समझा लिया साइड में। यहाँ पर थे हम अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ घातों के गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं। तो 12 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 2 और 3 की घात 1।
42 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। अब यार ये देखो इन दोनों में सेम क्या है, 12 के अभाज्य गुणनखंडों में और 42 के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन क्या है, ऐसी संख्या जो दोनों जगह मिल जाए, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो मैंने क्या बताया, उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों के गुणनफल को मैंने लिखा है नहीं लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ न्यूनतम, भैया एक शब्द और डाल लो, गलती से ये कहाँ गया था भाई, घूमने गया था क्या, न्यूनतम और लिख लेना यहाँ पे न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है, बोला ना सबसे छोटा मतलब न्यूनतम। तो अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों के, न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम, देखो न्यूनतम क्या है, न्यूनतम भी हो यानी कम से कम भी हो और कॉमन भी हो, मतलब यहां भी मिल जाए वो और यहां भी मिल जाए। तो देखो 2 की घात 1 यहां भी है और यहां 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 के अंदर 2 की घात 1 तो होगी होगी भाई, 2 की घात 2 को मैं 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 लिख सकता हूं, तो इसके अंदर 2 की घात 1 पाई जा रही है, 2 की घात 1 इसमें भी मौजूद है और 2 की घात 1 इसके अंदर भी मौजूद है, तो कॉमन हो गई नहीं हो गई, ऐसी चीजें दोनों जगह पाई जा रही है। तो 2 की घात 1 यहां भी है और 2 की घात 1 यहां भी है, तो 2 की घात क्या हो गई है, कॉमन। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो 2 की घात 1 तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 की घात 1 यहां भी है और 2 की घात 1 इसमें भी है, और एक और चीज कॉमन आ रही है, देखो 3 की घात 1 यहां भी है और 3 की घात 1 इसमें भी है, तो 1 3 की घात 1। तो मैंने क्या बताया, अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ दोनों जगह पाई जा रही है, न्यूनतम 2 की घात 1 और 2 की घात 1 यहाँ भी है और 3 की घात 1 3 की घात 1 यहाँ भी है, तो न्यूनतम घात ले ली, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात आ गई, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल ही एचसीएफ है। 2 की घात 1 2 और 3 की घात 1 3 और 3 दूनी क्या हो गया 6, तो एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। इज दैट क्लियर। जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें जो उभयनिष्ठ हैं यानी जो सभी जगह पाई जा रही है और न्यूनतम घात हो उनको उठा लो, उनका आपस में गुणा कर दो, जो भी आंसर आए वही एचसीएफ है। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो डेफिनेशन के आधार पर चलेगी गाड़ी, पूरी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, टेंशन मत लेना। जैसे एक मेरे पास ले लिया 20, एक बार मैंने ले लिया 36, फैक्टर करो भैया 20 के, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 36 के करो, 2 एकम 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 एकम 3, तो 20 के फैक्टर हो गए भाई कितने, 2 गुणा 5, यानी मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 2 और 5 की घात 1। 36 के क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 1 और 1, 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 1, 3 की घात 2। अब ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो 2 की घात 2 यहाँ भी है और 2 की घात 2 यहाँ भी है, तो 2 की घात 2 ही कॉमन है। अब इसके बाद 5 की घात 1 है, तो क्या इसके पास 5 की घात 1 है, नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। इसके पास 3 की घात 2 है, तो क्या उसके पास 3 की घात 2 है, नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या, जो दोनों जगह पाई जाए और सबसे न्यूनतम हो। तो हम यहाँ लिखे 20 व 36 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो न्यूनतम उभयनिष्ठ घात, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 उभयनिष्ठ दोनों जगह पाई जा रही है और न्यूनतम यही है, तो ये ले लो, कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2 यानी 4, यही है हमारा एचसीएफ। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए और ले लीजिए, एक आपके पास है 48 और एक आपके पास है 50, या मान लीजिए जो है आपका है 51 है, ठीक है। इसके फैक्टर करो 48 के, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 3 दूनी 6, अभी 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से काट लो पहले, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 51 के करो, 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, क्योंकि 17 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 17 17 से ही कटता है और 1 से कटता है, किसी और से नहीं कटता। तो अब देखो 48 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 3 की घात 1। 51 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 17, तो यानी कि इसको लिखेंगे 3 की घात 1 और 17 की घात 1। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 की घात 1 यहाँ भी है, 3 की घात 1 यहाँ भी है, तो इन्हीं को उठा लो बस। एचसीएफ क्या होगा, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ क्या है 3 की घात 1 ही, तो यही आंसर है। ठीक है,
यही आंसर है। क्लियर ना। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, डायरेक्ट समझ लेना। जैसे 1 के गुणनखंड है मान लीजिए 2 की घात 2 और 3 की घात, किसी के फैक्टर की है हमने, 3 की घात 5 और 5 की घात 2, ये है होंगे किसी के गुणनखंड। सॉल्व कर लें, 2 दूनी 4 और 3 3 9 3 27 3 81 3 गुणा करके देख लेना क्या आएगा, उसके फैक्टर हैं ये मैंने डायरेक्ट फैक्टर ले लिए हैं। और 1 के फैक्टर हैं मान लीजिए 2 की घात 4, 3 की घात 6, 5 की घात 4। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे एचसीएफ निकालो इसका और इसका, ऐसा भी सवाल आता है डायरेक्ट फैक्टर करके दे देते हैं, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ये देखो भैया न्यू कॉमन क्या है, 2 की घात 2 यहाँ है और 2 की घात 4 यहाँ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों जगह पाया जाए। 2 की घात 2 यहाँ है और 2 की घात 4 यहाँ है, तो भाई 2 की घात 2 यहाँ है और 2 की घात 2 इसके अंदर भी होगा, क्योंकि 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 तो इसके अंदर मौजूद होगा ना, तो कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 4 और 2 की घात 2, तो छोटी घात कौन सी है इसमें, ये वाली, तो ये ले लो। उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, तो 2 की घात 2 उभयनिष्ठ है, दोनों जगह पाई जाएगी। इसमें न्यूनतम कौन है, छोटी कौन है, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 2 है, छोटा कौन है 2 की घात 2, 2 की घात 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 3 पे आ जाओ, इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है भाई, 3 की घात यहाँ भी मिल रही है, 3 की घात यहाँ भी मिल रही है, लेकिन छोटी कौन सी है सबसे, 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 ले लो। 5 की घात 4 यहाँ है, 5 की घात 2 यहाँ है, छोटा कौन है इनमें, 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 ले लो। तो ऐसे ही दोनों जगह हो लेकिन और छोटी घात हो, उनको ले लो, इनका कर लेना गुणा। 2 की घात 2 4, 3 की घात 5, 3 दिया 9 3 27 81 3 243 और 5 की घात 2 25, तो इनका कर लेना गुणा, यही हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ यानी दोनों जगह हो और न्यूनतम घात यानी छोटी वाली घातों को उठा लो, उनका कर दो आपस में गुणा, गुणा करने पर जो भी आएगा वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। क्लियर। अब बात करेंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है भाई। एचसीएफ निकालना है तो एक ही बात ध्यान रखना, उभयनिष्ठ और न्यूनतम घातों का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। अब एलसीएम पे आ जाओ। एलसीएम जिसे हम बोलते हैं लेएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। इसे हम ला सा पा भी बोलते हैं, ठीक है, ला सा पा, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो ये कहती है कि अधिकतम घातों का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घातों का गुणनफल, अधिकतम घातों का गुणनफल एलसीएम कहलाता है, लिख लेना बना के, ठीक है पूरा। यानी कि जो कोई हमारे पास संख्या है, हमने उसके गुणनखंड किए तो उसमें जो अधिकतम घातें हैं उनको लेना है। एचसीएम में क्या था, न्यूनतम घातें लेते थे, और एचसीएफ में, और एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं। एचसीएफ में न्यूनतम और कॉमन देखते थे भाई। एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में था न्यूनतम हो और प्लस कॉमन भी हो, उभयनिष्ठ भी हो। बट एलसीएम में क्या है, कॉमन का मतलब कुछ नहीं है, कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन हो या ना हो, बट कैसी हो, अधिकतम हो, कैसी हो, अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम घातों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास 20 है, 20 के मैंने फैक्टर करे, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो और एक मेरे पास है 36, 36 के मैंने फैक्टर करे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 20 को क्या लिखेंगे हम, 20 के फैक्टर हो गए भाई 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 1। 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब देखो, अब यहाँ ये नहीं देखना कि दोनों जगह मौजूद है या नहीं है, दोनों जगह मौजूद ना हो तब भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी पावर लेनी है। देखो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, दोनों ही बराबर है तो कोई सी ले लो,
कोई सी ले लो, 2 की घात 2 ले ली, 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 की घात 1 भी नहीं है। अब सर यहाँ तो 3 की घात है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ हम एचसीएफ में देखते थे कि वो दोनों जगह होनी चाहिए, एलसीएम में दोनों जगह हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, सबसे बड़ी पावर देखनी है। 3 की देखो इसमें अलग अलग, एक तो 2 आ रहा है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, ले लो। 3 आ रहा है, 3 की सबसे बड़ी कितनी है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है। 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, इनका गुणा कर लो, यही है आपका क्या एलसीएम। 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9 5, तो 9 चौक 36 और गुणा 5, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 180 आ गया एलसीएम। तो इसमें क्या करना है एलसीएम में, जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो अलग अलग नंबर हैं उनकी सबसे बड़ी बड़ी घातों को उठा लो, गुणा कर दो आंसर। जैसे और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 की घात 6 है, 3 की घात 5 है, 5 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, 3 की घात 7 है और 5 की घात 2 है। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों में देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की सबसे बड़ी घात भैया 2 की घात 6 है या 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 उठा लो। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 7, 3 की सबसे बड़ी घात उठा लो, 3 की घात 7। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो 5 की सबसे बड़ी घात है 4, उनका कर दो आपस में गुणा, आ गया एलसीएम। सही है। तो अधिकतम घातों का गुणनफल, डेफिनेशन क्या कहती है, अभाज्य जो गुणनखंड किए हैं उसमें अधिकतम घातों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। अधिकतम घातों को ले लो, उनका गुणनफल कर दो, वही एलसीएम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एचसीएफ क्या होता है, न्यूनतम कम से कम घात और उभयनिष्ठ भी हो, यानी दोनों जगह पाया जाए। 2 शर्त ध्यान रखनी है एचसीएफ में, 2 बात, उभयनिष्ठ हो और प्लस न्यूनतम हो, मतलब दोनों जगह पाई जाए, सभी जगह पाई जाए और कम से कम हो उनका गुणनफल। और एलसीएम में क्या कहता है, सिर्फ अधिकतम देखना है, अधिकतम घातों का गुणनफल अधिकतम देखना है, उभयनिष्ठ नहीं आता इसमें, एचसीएफ में उभयनिष्ठ आता है। ठीक है, तो आपका हमने क्या बताया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताया, गुणनखंड बताया। ठीक है, और आपको ये एलसीएम एचसीएफ बताया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताई, ये सारी चीजें एक्सरसाइज 1.2 में काम आएंगी। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। और एक चीज और ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला और ले जाओ प्यारे मुझसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं मेरे पास, तो एक फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो उन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां लिख लीजिएगा, लिख देता हूं मैं, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, यानी कि फर्स्ट संख्या और इनटू सेकंड संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर कोई 2 संख्याएं हैं, हमने उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला और उन्हीं दोनों संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला, तो अगर हम उन 2 संख्या को गुणा कर दें और गुणा करके एक आंसर आएगा वो, और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दें, वहां से एक आंसर आएगा वो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मेरे पास मान लीजिए मेरे पास है भैया 14 है, या 14 मतलब 12 ले लो, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 1। एक मेरे पास है 18, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 3, तो यहाँ 2 की घात कितनी हो गई 1 और 3 की घात कितनी हो गई 2। अब इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, दोनों जगह हो, उभयनिष्ठ हो और न्यूनतम घात हो। तो 2 की घात 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों जगह है, और लेकिन दोनों में न्यूनतम घात नहीं है। छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 ले लो। 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, दोनों जगह है। 2 शर्त से होकर गुजरना है, एचसीएफ निकालोगे 2 शर्तों से होकर गुजरना है। एक तो वो दोनों जगह हो, दोनों जगह है, फिर आगे बढ़ो, छोटी घात हो, छोटी घात 2 की घात 1 है, तो ये ले ली। 3 दोनों जगह है, पहली स्टेप क्लियर। दोनों में छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 1, यहाँ 2 है तो 1 ले लो, 3 की घात 1, इनका कर दो गुणा, तो 2 की घात 1 2 और 3 की घात 1 3, यानी 6, तो एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या कहता है, बड़ी घातों का गुणनफल, दोनों जगह हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी घात होनी चाहिए। तो इनमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है
2 की घात 2, 2 की घात 2 ले लो। सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की घात 2, 3 की घात 2 ले लो, गुणा कर दो। तो 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9, 4 9 36। तो ये एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 6। तो अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि जिन दो संख्याओं को हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, उनका गुणनफल बराबर आएगा इन्हीं दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। नहीं देख लो, पहली संख्या ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या 12 और गुणा दूसरी संख्या 18 बराबर इन्हीं दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 6 गुणा इन्हीं दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना है 36। चेक करो के बराबर आएगा तो गुणा कर लो। 18 दूनी 36 और 18 एकम 18 और 3 हासिल 21, 2 से 16 आ गया। इधर चेक करना 6 6 36 और 6 3 18 और 3 हासिल 21 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलसीएम या एचसीएफ उन संख्याओं का नहीं है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिएगा, उनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फिर उन दोनों संख्या का गुणा उन्हीं दोनों संख्या को एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 का। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज को देखेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।